हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड टीवी हिंदी चैनल। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले दौर की। एक ऐसा समय जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक बहुत बड़े सवाल से। लगभग 1900 ईसा पूर्व में जो महान हड़प्पा सभ्यता थी, वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद सदियों तक एक तरह की खामोशी छा गई। तो आखिर हुआ क्या था? तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब इसे सुलझाने के लिए इतिहासकार बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। वो पीछे छूट गए सुरागों को जोड़ जोड़ कर अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। और ये जो सुराग हैं, ये मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहला, उस समय में लिखे गए ग्रंथ यानी साहित्यिक स्रोत। दूसरा, जमीन की खुदाई से मिली चीजें जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और तीसरा, जो दूसरे देशों से यात्री यहाँ आए, उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो। इनमें से जो साहित्यिक स्रोत है वो तो समझ लीजिए सबसे बड़ा खजाना है। इनमें पवित्र ग्रंथ हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य भी हैं जो उस दौर के समाज के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। फिर बात आती है विदेशी यात्रियों की, जैसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। इनके जैसे लोगों के लिखे हुए विवरण हमें उस समय के भारत को एक बाहरी नजरिए से देखने का मौका देते हैं। उनकी किताब इंडिका इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे हमें उस समय के समाज और राजनीति की एक झलक मिलती है। और आखिर में आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कि ये शिलालेख। सोचिए, सम्राट अशोक जैसे शासकों ने पत्थर पर अपने फरमान खुदवा दिए। ये तो सीधे सीधे पक्के सबूत हैं। बल्कि इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने तो सिर्फ इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास लिखने की एक कामयाब कोशिश भी की थी। तो सवाल ये है कि ये सारे सुराग मिलकर हमें कहानी क्या बताते हैं? ये हमें एक नए दौर के बारे में बताते हैं, एक ऐसा दौर जिसे हम वेदों का युग कहते हैं, क्योंकि इसकी पहचान उन पवित्र भजनों और ग्रंथों से होती है जिन्हें हम वेद कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, हड़प्पा की सभ्यता शहरी थी, सेंट्रलाइज थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो ज्यादातर ग्रामीण थी, गांव पर आधारित थी। मतलब एक शहरी सभ्यता के खत्म होने के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हो रहा था। अब ये जो नया दौर था, ये कोई 1-2 दिन में नहीं आया। इसे बनने में लगभग 1000 साल लग गए। ये छोटे छोटे कबीलों से शुरू हुआ और धीरे धीरे लोहे के औजार जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ और भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में बदल गया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये जो विकास था, इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तरी भारत में अलग अलग इलाकों में राज्य बनने लगे। उस समय के बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि ये पूरा इलाका 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। वैसे तो ये महाजनपद कुल 16 थे, लेकिन इनमें से कुछ जैसे कि मगध, काशी और कोसल बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। ये उस दौर की सुपर पावर्स थीं। अब जब इतने सारे राज्य एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, तो एक सवाल सबसे बड़ा हो गया, आखिर में जीतेगा कौन? कौन सबसे ऊपर होगा? और इतिहास के पन्नों को देखें तो इस लंबी लड़ाई का एक साफ साफ विजेता नजर आता है, और वो था मगध। मगध का साम्राज्य उस दौर में प्राचीन भारत का एक ऐसा पावर हाउस बनकर उभरा जिसका कोई मुकाबला नहीं था। मगध की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह थी उसकी बहुत ही शातिर राजनीतिक चालें। वहां के एक राजा थे अजातशत्रु। उन्होंने दुश्मनों को हराने के लिए फूट डालो और राज करो की मशहूर नीति अपनाई थी। तो मगध का ताकतवर बनना सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। यहीं से भारत के पहले एक संगठित साम्राज्य की नींव पड़ी। तो देखिए कैसे एक रहस्यमयी अंत से एक नए समाज का जन्म हुआ, नए राज्य बने, नए विचार सामने आए, और इन सब ने मिलकर आने वाली सदियों के भारतीय इतिहास की नींव रखी। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी झलक हम आज भी अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपनी राजनीति में देख सकते हैं।